नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू करके ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका दे दिया है। गांधी परिवार इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि अब सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के निशाने पर आ गए हैं। राजनीति में एंट्री करने के लिए बेचैन रॉबर्ट वाड्रा ईडी के समन से लगातार भाग रहे हैं, इसलिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से शिकोहपुर जमीन घोटाला को लेकर पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले ईडी ने शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को तलब किया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। वाड्रा ने आज ही ईडी के समक्ष पेश होने को कहा। ईडी को शक है कि वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी के दूसरे समन को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। वो पैदल चलकर ही ईडी के ऑफिस जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन सौदे के बारे में कहा कि ईडी ने पूरी छानबीन कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम में 3.53 एकड़ जमीन 7 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत पर कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर दी गई थी और ये मामला 2008 का है। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे। हरियाणा सरकार ने इस जमीन से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस दिया था, लेकिन कॉलोनी विकसित करने के बजाय रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को 2012 में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था। आरोप है कि हरियाणा सरकार से कम दाम पर मिली इस जमीन को डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेचकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का मुनाफा कमाया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 18 सितंबर 2012 को सेल डील के जरिए इस जमीन को तो डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी। अब ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पहले पूछताछ करेगी और फिर अगर ईडी को सही जवाब नहीं मिला तो वाड्रा की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा ईडी के पहले समन पर उनके सामने पेश हुए ही नहीं थे। अगर ईडी के समन को रॉबर्ट वाड्रा इसी तरह से नजरअंदाज करते रहे तो जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की कड़ी परीक्षा होने वाली है। इसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जैसे नेताओं की साख दांव पर है। ताजा दिल्ली का चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पंजाब और गुजरात में होने वाले उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर लुधियाना पश्चिम और गुजरात की सीट केजरीवाल न जीत पाए तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी। यही हाल एमके स्टालिन का है। तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी और अन्य द्रमुक गठबंधन पूरे उफान पर है। अगर इन चुनावों में स्टालिन को झटका लगता है तो फिर विधानसभा चुनावों में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि देश भर में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों और राज्यसभा की खाली पड़ी सीटों के चुनाव इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटों पर उन्हीं का कब्जा है, मगर अब उनके किले दरकने लगे हैं। बीजेपी अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। कालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव टीएमसी के लिए इसलिए खास है क्योंकि यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता नासिरुद्दीन अहमद जीते थे, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई। ये इलाका बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है और यहाँ अवैध घुसपैठ, फर्जी मतदान पहचान पत्र जैसे मुद्दे पहले से ही गरमाए हुए हैं। इसके साथ ही वक्फ कानून को लेकर राज्य में जो हिंसा फैली है उसने ममता बनर्जी की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के लिए लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव बहुत अहम है। केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में बीजेपी निरंतर हमलों से कमजोर हुई। दिल्ली की सत्ता उसके हाथों से जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव भी वह काफी कमजोर विकेट पर बैटिंग करती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब पंजाब में अपनी साख बचाने की उसके सामने चुनौती है। इसलिए लुधियाना पश्चिम की सीट पर जीतना सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये आपकी राजनीतिक प्रासंगिकता को भी तय करने वाला साबित हो सकता है। गुजरात के विसावदर में भी उपचुनाव रोचक हो सकता है। यहाँ केजरीवाल ने गोपाल इटालिया को मैदान में उतारकर साफ संकेत दिए। पार्टी गुजरात में अभी भी उनकी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में विपक्ष के लिए राह आसान नहीं है। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के चुनाव में तमिलनाडु सबसे अहम राज्य के रूप में सामने आ रहा है।
यहाँ 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 डीएमके के पास हैं और बाकी एआईएडीएमके, एमडीएमके और पीएमके के पास। डीएमके गठबंधन की संख्या विधानसभा में मजबूत है, जिससे उनकी तीनों सीटों पर दावा किया जा रहा है और बनता है। मगर बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की सक्रियता से साफ है कि विपक्ष अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने की ताकत भी रखता है। राज्यसभा में विपक्ष की संख्या बल के लिहाज से ये सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनावों और राज्यसभा चुनावों खाली सीटों पर नजर डालें तो साफ होता है कि बिहार चुनाव से पहले विपक्षी दलों के सामने चुनौती बड़ी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जैसे नेताओं के लिए ये चुनाव सिर्फ जीतने की बात नहीं बल्कि ये उनकी राजनीतिक भविष्य की बुनियाद भी है। तमिलनाडु में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां तक बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की बात है तो इन उपचुनावों में विपक्ष जरा भी लड़खड़ाया तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनका मनोबल और बढ़ सकता है। राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर कांग्रेस की सियासत करने का इरादा रखते हैं। वे हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल मुस्लिम जातियों का भी है, जिसे एक ही तराजू में राहुल से लेकर तमाम सेक्युलर पार्टियां अब तक तौलती रहीं। यही वजह है कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मुस्लिम जातियों का जिक्र कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया और अब कर्नाटक में जातिगत जनगणना का डाटा लीक होने के बाद प्रदेश के साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी तूफान आ गया। कास्ट सेंसस में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा भी निर्धारित किया गया। जनसंख्या के आधार किसको कितना फीसदी रिजर्वेशन दिया जाए इसकी भी सिफारिश की गई। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की 2 प्रभावशाली जातियों की आबादी मुसलमानों से कम है। रिपोर्ट में मुसलमानों की मौजूदा आरक्षण की सीमा 4% को बढ़ाकर 2 गुना यानी 8% करने का सुझाव दिया गया। लेकिन यहां सवाल फर्टिलिटी रेट का खड़ा हो गया है, क्योंकि देश में हिंदू फर्टिलिटी और पॉपुलेशन रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है, लेकिन वे अभी भी हिंदुओं से काफी ज्यादा है। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की ये कहते हुए पुरजोर वकालत करते रहे हैं, इससे जितनी जिसकी आबादी होगी उसके अनुसार ही उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। बिहार में जब जातिगत जनगणना करवाई गई तो उस वक्त महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। राहुल गांधी ने इसका पुरजोर समर्थन किया था और कर्नाटक में भी कांग्रेस की ही सरकार है और वहां की सिद्धरमैया सरकार ने भी कास्ट सेंसस कराया। इसमें जाति के आधार पर आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया। अब कर्नाटक कास्ट सेंसस का आंकड़ा लीक हो गया। लीक आंकड़ों पर यदि भरोसा करें तो राज्य में मुसलमानों की आबादी कर्नाटक के 2 प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा और लिंगायत से कहीं ज्यादा है। इसी के आधार पर कोटा तय करने का भी सुझाव दिया गया। डाटा सामने आने के बाद से कर्नाटक की राजनीति में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी की जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले कहीं वे खुद का ही हाथ न जला बैठे। अब आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कास्ट सेंसस की लीग रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है, तो वहीं प्रदेश में वोक्कालिगा समुदाय की आबादी 61,60,000 है, जबकि लिंगायत की जनसंख्या 66,30,000 है। इस तरह मुसलमानों की आबादी वोक्कालिगा और लिंगायत से ज्यादा है। राहुल गांधी के फॉर्मूले पर चला जाए तो यहां मुसलमानों को वोक्कालिगा और लिंगायत से ज्यादा कोटा मिलना चाहिए। डाटा के सामने आने के बाद से ही कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी सीएम डीके शिवकुमार ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान पहले ही पार्टी के वोक्कालिगा और लिंगायत नेताओं को कुछ भी कहने या बयान देने से रोक रही है। 1992 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, जबकि 2019 में कम होकर 1.9 पर पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ 1992 में मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट 4.41 था, जो 2021 में कम होकर 2.36% पर पहुंच गया है। इस तरह देखें तो हिंदू और मुसलमान दोनों के फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में रेट कहीं ज्यादा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद 24 परगना सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। टीएमसी के सेक्युलर विधायक इस आग में लगातार घी डाल रहे हैं। हिंसा फैलाने के लिए तुर्की बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में भेजे जा रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं और इन सब के बीच टीएमसी का सांसद यूसुफ पठान चाय पी रहा है और मजे ले रहा है। हद तो तब हो गई जब राजधर्म निभाना भूल ममता बनर्जी बंगाली में गाना गाने लगी। मुसलमानों को वक्फ कानून नहीं लागू करने की पुड़िया थमाकर ममता बनर्जी गीत गा सकती हैं, क्योंकि वो वोट बैंक का गणित और सत्ता की समझदारी शायद यही करने की इजाजत देती है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष और बंगाल दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर मैं बंगाली में गाती हूं लिखकर बधाई संदेश दिया, बीजेपी ने तुरंत पलटकर हमला किया। इस पोस्ट पर तंज कसते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीएम की तुलना रोम के अंतिम राजा नीरो से करते हुए कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो भी बांसुरी बजा रहा था। ऐसे ही जब राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है
तो आपका गाना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए लिखा कि आप गाना तो गा रही हैं, लेकिन आपके गाने की धुन बेसुरी हो गई है। लोगों को बधाई देने से पहले अगर दंगा करने वालों पर कार्रवाई की होती तो राज्य के नागरिक सुरक्षा महसूस करते। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा पिछले साल से शुरू किए गए बंगाल दिवस कार्यक्रम के फैसले को इतिहास मिटाने की कोशिश करार देते हुए लिखा कि आज की आधुनिक भारत में पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 20 जून 1947 को बंगाल प्रांतीय विधानसभा में एक वोट से पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसलिए 20 जून को ही पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाना चाहिए। अधिकारी ने अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहा, राज्य में अगले साल जून में पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता द्वारा राज्य का नाम बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हमला बोलते हुए लिखा, आपकी ममता बनर्जी की राज्य का नाम बदलने की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राज्य में नाम में पश्चिम जुड़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि पश्चिम शब्द इतिहास की खूनी यादों को याद दिलाता है जिसे आप भुलाना चाहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी राजनीतिक हरकतें उन दर्दनाक यादों को और भी ज्यादा ताज़ा कर रही हैं। वक्फ एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम ममता ने लोगों को समझाते हुए कहा था कि राज्य में वक्फ एक्ट लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी प्रदर्शनकारियों को कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। सीएम ममता के आश्वासन के बाद ही राज्य में हिंसा हुई। विपक्षी पार्टियों ने ममता पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर करारा वार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर हैं और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना उनका दायित्व है। वह खुद से संविधान विरोधी प्रावधान नहीं बना सकती। पूछा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को मुख्यमंत्री कैसे खारिज कर सकती हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहला और दूसरा आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और इससे पहले सुबह रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई घंटे की उनसे पूछताछ हुई। ईडी ने ये चार्जशीट पीएमएलए एक्ट के तहत दायर की। जांच में दावा किया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल प्रेस यानी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया। ईडी का कहना है कि ये एक तरह की धोखाधड़ी थी जिसमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई शामिल है। नवंबर 2023 में ईडी ने एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां और 90 करोड़ 20 लाख रुपए के शेयर जब्त कर लिए थे ताकि इन्हें बेचा या ट्रांसफर न किया जा सके। ईडी का कहना है कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर लिया जो अवैध था। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में हुई जब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज की। स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को धोखाधड़ी और कुटिल तरीके से हासिल किया। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी है जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने स्थापित किया था। ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस ने बदले की कार्यवाही बताया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना रूल ऑफ लॉ का मुखौटा पहने राज्य की ओर से एक क्राइम है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उनका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते। ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई में जाएगा जहां ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों पर बहस होगी। अगर दोष साबित हुआ तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके खिलाफ फैसला आ सकता है और जेल जाने की नौबत आ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सियासी हमला बता रही है और इसका पुरजोर विरोध करने की बात कह रही है। ये पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है और ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ से कुछ घंटों बाद दाखिल की गई।